हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग BCA न्यू कोर्स का BCS 111 और BCA ओल्ड कोर्स का BCS 011 कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में आज हम बुक 1 चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन 1940 से स्टार्ट हुई थी और आज तक चल रही हैं। इसमें अब तक 5 जनरेशन्स कंप्यूटर्स की हो चुकी हैं। अभी हम लोग कंप्यूटर्स की 5th जनरेशन में चल रहे हैं। कंप्यूटर्स की जनरेशन्स में ना सिर्फ कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए हैं, साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी इवॉल्व हुए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इवॉल्व हुई हैं, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस भी इवॉल्व हुए हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो 1940 से लेकर 1956 तक के पीरियड को कहा जाता है और इस पीरियड ये वो पीरियड था जब कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, वैक्यूम ट्यूब्स नाम के एक डिवाइस समझ लीजिए, इसका इस्तेमाल किया जाता था मेमोरी बनाने के लिए। वैक्यूम ट्यूब्स का ये सबसे मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। मेमोरीज बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। इवन सीपीयू के जो सर्किट्स हैं, इंटरनल सर्किट्स हैं सीपीयू के, उनको बनाने के लिए भी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। सो इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी फॉर मेमोरी के लिए एंड सीपीयू सर्किट्स के लिए। सीपीयू के इंटरनल सर्किट्स बनाने के लिए इस वैक्यूम ट्यूब नाम के डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता था। अब इनकी कुछ खासियत थी वैक्यूम ट्यूब्स की। क्या खासियत थी जरा ध्यान दीजिएगा। वैक्यूम ट्यूब से मेमोरीज और सर्किट्स तो बनते थे, ये तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बिजली पीते थे ये कंप्यूटर्स, इनसे बनने वाले वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बिजली पीती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम होती थी, राइट। देन बदले में अब बिजली बहुत पिएंगे तो ये हीट भी बहुत प्रोड्यूस करते थे। हीट तो कंप्यूटर्स आज भी प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में भी साइड में एक फैन लगा होता है। हमारे पास अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसके सीपीयू में भी बैक साइड पर एक फैन लगा होता है। वो यही कि क्योंकि अंदर प्रोसेसर्स हैं, वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हीट को बाहर थ्रो किया जाए। हीट तो आज भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं कि प्रोड्यूस होती थी बहुत ज्यादा हीट, क्योंकि इतनी ज्यादा बिजली वो पीते थे ये डिवाइसेस वैक्यूम ट्यूब्स, तो जिसकी वजह से वो हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। अब आजकल के लैपटॉप्स, आजकल के कंप्यूटर्स बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। साथ ही साथ एक बात और है कि ये बहुत लार्ज साइज कंप्यूटर्स होते थे, बहुत लार्ज साइज कंप्यूटर्स होते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़ी बड़ी रैम। मैंने तो अगर एक बार आप गूगल करके देखिएगा, गूगल पर मैंने देखा एक स्टार्टिंग डेज में एक रैम मैंने देखा, वो ट्रॉली पर रैम लेके जा रहे हैं, जो आज इतनी छोटी सी रैम है, उसे मैंने देखा कि वो इनिशियल डेज पे मैंने देखा एक IBM की रैम है जो कि वो ट्रॉली पर पुश करके लेके जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी रैम, इतनी बड़ी, तो सोचिए कंप्यूटर्स कितने बड़े होते होंगे। बहुत लार्ज साइज कंप्यूटर्स होते थे, बहुत एक्सपेंसिव होते थे और इन्हें सिर्फ अफोर्ड कर पाती थी बहुत लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस। बड़ी बड़ी कंपनियां ही इन्हें अफोर्ड कर पाती थी। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ही ये कंप्यूटर्स यूज में आते थे। अब और अगर हम बात करें तो उस जमाने में भाई, जैसे आजकल हमारे मोबाइल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है जिसे आप एंड्रॉइड कहते हैं। अब वो हमारे मोबाइल के इंटरनल सारे हार्डवेयर्स को संभाल लेता है। हम जितनी भी एप्स चलाते हैं वो सारी एप्लीकेशंस को भी चला लेता है, संभाल लेता है, राइट। हमारे कंप्यूटर्स में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। यूजुअली आप लोगों के, हम सबके पास पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं उन पे पॉपुलरली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। विंडोज 10 है किसी के पास विंडोज 11 है। तो ये वर्जन्स हैं, ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अगर हम अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर्स की बात करें तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम सारा इंटरनल हार्डवेयर हमारे भी कंप्यूटर लैपटॉप का संभाल लेता है। हम लोग जो प्रोग्राम्स वगैरह रन करते हैं वो भी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम सारा हैंडल कर लेता है। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत क्रूशियल रोल है। लेकिन गाइस उस जमाने में, क्योंकि पहली जनरेशन थी, कंप्यूटर की शुरुआत थी, तो भाई उस जमाने में ऑपरेटिंग सिस्टम होते ही नहीं थे। नो ऑपरेटिंग सिस्टम, उस जमाने में ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं। तो भाई जब ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं तो फिर हमारे प्रोग्राम्स कैसे चलते थे, कैसे उन्हें लोड किया जाता था मेन मेमोरी में यानी रैम में। रैम में प्रोग्राम्स जाते हैं तभी सीपीयू चलाता है, हमने ऐसा पीछे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में भी पढ़ा। तो भाई हमारे प्रोग्राम्स को रैम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं तो हमारे प्रोग्राम्स रैम में कैसे जाते थे, कैसे सीपीयू उन्हें एग्जीक्यूट कर पाता था। तो भाई जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो उस जमाने में सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो लोड किए जाते थे मेन मेमोरी में, इनटू मेन मेमोरी मैनुअली। मेन मेमोरी में मैनुअली लोड किए जाते थे। तो एक दो पॉइंट्स और बचे हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं, सारे प्रोग्राम्स मैनुअली लोड किए जाते थे और एग्जीक्यूट करवाए जाते थे सीपीयू से। फिर उस जमाने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती थी? आजकल तो आपने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम सुना होगा, सी का सुना होगा, सी प्लस प्लस, जावा, ऐसी बहुत सारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उस जमाने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज होती थी। आप सभी जानते हैं मशीन लैंग्वेज कह लीजिए या बाइनरी लैंग्वेज कह लीजिए, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। सिर्फ 0 1 0 1, हर चीज 0 1 0 1 की फॉर्म में ही लिखी जाती थी। सारी प्रोग्रामिंग इसी के थ्रू होती थी, 0 और 1 और 0 1, जिसकी वजह से ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी क्योंकि सब चीजें 0 1 0 1 की फॉर्म में लिखना है तो इसमें इसका इस्तेमाल करके ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना, राइट। अब बात करेंगे जैसे आजकल हमारे कंप्यूटर्स में इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है। उस जमाने में क्या होता था? तो उस जमाने में इनपुट डिवाइसेस के तौर पर, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के तौर पर सिर्फ और सिर्फ पंच कार्ड्स यूज होते थे। अब ये पंच कार्ड क्या होता है गाइस? पंच कार्ड एक पेपर होता है, एक पेपर का पीस जिस पे बहुत सारे होल्स लगे हुए बने होते हैं। होल्स यानी उन होल्स की मदद से, उन छेदों की मदद से डेटा कहां पर है, कहां पर नहीं है, कहां पर है, कहां पर नहीं है, ऐसे प्रेजेंट किया जाता था। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें कि अगर आपके पास एक पेपर पीस है तो जहां होल है वो 0 हो गया, जहां होल नहीं है वो 1 हो गया, जहां होल है वो 0, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 0 1 ही समझता था। तो एक पेपर पीस पर बहुत सारे छेद कर दिए जाते थे। जहां जहां वो होल होते थे उन्हें 0 कंसीडर किया जाता था और जहां जहां छेद नहीं होते थे उसे 1 कंसीडर किया जाता था। तो इस तरह के कुछ पंच कार्ड टाइप, पेपर टाइप इनपुट डिवाइसेस होते थे। उस जमाने में फर्स्ट जनरेशन में कीबोर्ड माउस नहीं था। एक पेपर पर छेद कर करके जिसे पंच कार्ड कहा जाता था, जहां जहां छेद है उसे 0 माना जाता था और जहां छेद नहीं है उसे 1 माना जाता था। और ये सब चीजें ऐसे रो और कॉलम में अरेंज होती थी, राइट। इनपुट डिवाइसेस के तौर पर पंच कार्ड हुआ करते थे। आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर होती थी उस जमाने में मैग्नेटिक टेप्स। आप सबने मैग्नेटिक टेप्स तो देखी होंगी। अभी कुछ सालों पहले तक ऑडियो कैसेट चलती थी जिनमें रील होती थी, वीडियो कैसेट्स चलती थी जिनमें रील होती थी, लंबी लंबी रील होती थी ऑडियो कैसेट्स के अंदर, जिन्हें म्यूजिक सिस्टम में लगाइए वो प्ले। वो रील्स जो होती हैं, वो जो बड़ी लंबी लंबी रील्स ऑडियो कैसेट्स में, वीडियो कैसेट्स में होती थी, उन्हें हम मैग्नेटिक टेप्स कहते थे। ये मैग्नेटिक टेप्स उस जमाने में आउटपुट डिवाइसेस के लिए फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी, राइट। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें कि भाई इसके एग्जाम्पल में अगर हमें कोई कंप्यूटर्स के नाम बताइए, तो वो पॉपुलर कंप्यूटर्स जो आप सभी जानते हैं शुरुआत के दौर के थे, यूनिवैक और इनियक। ये वो कंप्यूटर्स थे जो
स्टार्टिंग में इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने पॉइंट वाइज आपके साथ फर्स्ट जनरेशन पर बात करी है, बट पेपर में आप 2-2 3-3 वर्ड में आंसर नहीं करेंगे, आप इस पर सेंटेंस मेकिंग करेंगे। आप इसके आगे सेंटेंस मेकिंग करेंगे कि इस जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, इस जनरेशन में इस जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत लार्ज साइज के हुआ करते थे। तो आपको सेंटेंस मेकिंग करके पॉइंट्स बनाने होंगे। हम लोग तो 3 वर्ड 4 वर्ड में आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो ये था गाइस फर्स्ट जनरेशन का। आइए चलते हैं, बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जैसे जैसे कंप्यूटर्स इवॉल्व होंगे उनका साइज छोटा होता चला जाएगा, वो बिजली कम पिएंगे, वो थोड़े सस्ते होते चले जाएंगे और उनकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, यूज करने में आसान होते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स पर। आइए बात करते हैं। आइए तो अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो 1956 से लेकर 1963 तक की ड्यूरेशन में जो कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए उनको कहा जाता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ये ईयर आपको अच्छे से याद रखने होंगे हर जनरेशन के, और हर जनरेशन में 2 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे हमने फर्स्ट जनरेशन में ईयर बात करा 1940 से 1956 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, क्योंकि टीचर्स को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए होते हैं आपके आंसर में कि बेसिकली उस जनरेशन का मेन चीज क्या है जिसमें वो इवॉल्व हुआ। तो एक तो ईयर आपको याद रखना होगा। दूसरा, जैसे मैंने फर्स्ट जनरेशन में आपको वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में बताया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके एक नया डिवाइस मेमोरी बनाने के लिए या सीपीयू के इंटरनल सर्किट्स बनाने के लिए एक नया डिवाइस इवॉल्व हुआ कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स। यहां वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया। क्यों रिप्लेस किया गया? इसलिए रिप्लेस किया गया क्योंकि वैक्यूम ट्यूब को मैंने लास्ट जनरेशन में आपको बताया था कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पीते थे, बहुत ज्यादा हीट कंज्यूम करते थे। अब उनको रिप्लेस करके जब ट्रांजिस्टर्स लगाया तो क्या फायदा हुआ? ट्रांजिस्टर्स लगाने का फायदा यह हुआ, ये जो ट्रांजिस्टर्स डिवाइसेस यूज होने लगे मेमोरीज और सीपीयू सर्किट्स बनाने के लिए, ये कंज्यूम करते थे लेस इलेक्ट्रिसिटी देन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। इतना ही नहीं, अब इलेक्ट्रिसिटी अगर कम कंज्यूम करेंगे तो नो डाउट ये प्रोड्यूस भी करेंगे लेस हीट देन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से ये बिजली भी कम पी रहे थे और हीट भी कम प्रोड्यूस करके दे रहे थे, लेस हीट प्रोड्यूस कर रहे थे। स्पीड के मामले में ये फास्टर थे। जैसे जैसे आपकी जनरेशन्स आगे बढ़ेंगी कंप्यूटर्स और फास्ट होते चले जाएंगे, साइज में छोटे होते चले जाएंगे। तो ये फास्टर थे इन स्पीड देन फर्स्ट जनरेशन। देखिए फर्स्ट जनरेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा फास्ट थे, मैं फर्स्ट जनरेशन से इनका कंपैरिजन करके बता रहा हूं। ये स्मॉलर थे साइज में देन फर्स्ट जनरेशन। राइट। अब अगर हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो इनपुट डिवाइसेस के तौर पर क्या हुआ, यहां क्या यूज होता था? तो गाइस इनपुट डिवाइसेस में कोई नई चीज नहीं आई, वही पेपर वाले होल्स, और जहां जहां होल्स है उन्हें 0 कंसीडर करना, जहां होल नहीं है उन्हें 1 कंसीडर करना। वही पंच कार्ड, वही पेपर पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था अभी भी यहां इनपुट डिवाइसेस के तौर पर। बट आउटपुट डिवाइसेस में देखें क्या नई चीज आई। तो आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर यहां पर अभी भी मैग्नेटिक टेप, वही रील का इस्तेमाल होता था, लेकिन एक नई चीज यहां लॉन्च हुई और वो थे लाइन प्रिंटर्स या करेक्टर प्रिंटर्स। ये लीजिए, ये लॉन्च हो गए थे। जो एक करेक्टर प्रिंटर्स क्या होते हैं? करेक्टर प्रिंटर्स वो होते हैं जो एक बार में एक एक करेक्टर छापते हैं। जैसे टाइपराइटर नहीं होता, आप कोई की दबाते हैं टाइपराइटर पे, आप लोगों ने देखा होगा, उस पर कोई की दबाते हैं, वो की जाके वहां छपती है, फिर दूसरी की दबाते हैं, दूसरी जाके। इस तरह के कुछ करेक्टर प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स उस समय आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल हो गए थे, आ चुके थे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उस जमाने में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था जिसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता था।
ये लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो गए। फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि उस जमाने में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होता था, लेकिन सेकंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व होते होते आज देखिए आप लोग मोबाइल में एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में विंडोज यूज कर रहे हैं। ऐसे उस जमाने में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो गया था। बैच प्रोसेसिंग का मतलब बैच किसका? बैच प्रोसेसिंग वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जहां पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा करके एक बैच बनाया जाता है और फिर वो काम करवाया जाता है। आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इस जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए थे। देन अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो भाई असेंबली लैंग्वेज इस जनरेशन में आ गई थी। असेंबली लैंग्वेज आ गई थी। कोबोल नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस जनरेशन में आ गई थी। देन फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांजैक्शन यानी फोर्ट्रान नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस जनरेशन में आ गई थी। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इस जनरेशन में इस्तेमाल होने लगी थी। यानी पहले के कंपैरिजन में जहां हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर सिर्फ 0110 का इस्तेमाल करते थे, बहुत मुश्किल होता था प्रोग्राम्स बनाना, सॉफ्टवेयर्स बनाना, उनकी जगह अब थोड़ी आसान, थोड़ी बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई। देखिए धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। कहां पहले हमें मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम खुद मैनुअली प्रोग्राम लोड करना पड़ता था, अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बिहाफ पे काम करेगा। और आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितने काम खुद कर लेता है, राइट? देन अगर हम इनसे इसके एग्जाम्पल्स पूछें कि इसके कोई एग्जाम्पल्स बताइए, राइट? तो यूनिवैक जो फर्स्ट जनरेशन में आया था उसी का अगला वर्जन 1108 एक आया। देन एक आईबीएम ने बनाया 1401। ये सब कंप्यूटर्स के नाम है उस जमाने में। फर्स्ट जनरेशन में यूनिवैक था, सेकंड जनरेशन में यूनिवैक का नया वर्जन यानी 1108। क्योंकि ये सारी चीजें आ गई तो इनके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर्स भी इवॉल्व हुए। आईबीएम ने भी अपना कंप्यूटर लॉन्च करा 1401 मॉडल के नाम से, और ये सारी चीजें थी जो सेकंड जनरेशन में आई। अब हमें चलना है थर्ड जनरेशन की ओर। थर्ड जनरेशन ये 1956 से 1963 तक है। इसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करेंगे और देखिए ये सारी की सारी चीजें और बेहतर कैसे इवॉल्व होंगी थर्ड जनरेशन में। तो चलते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे, तो अब बात चलेगी करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पर। थर्ड जनरेशन जो है वो 1964 से लेकर 63 तक सेकंड जनरेशन थी, 1964 से लेकर 1971 तक चली। ये ड्यूरेशन आपको याद रखना होगा। और उसके बाद इस जनरेशन में देखिए, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था सीपीयू के इंटरनल सर्किट्स बनाने के लिए, मेमोरी बनाने के लिए। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था, राइट, सीपीयू की इंटरनल सर्किट्स वगैरह बनाने के लिए। और यहां पर एक नई चीज लॉन्च हुई, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सब आईसी बोलते हैं। मेमोरी में एंड सीपीयू के इंटरनल चिप्स सर्किट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होने लगा। जैक किल्बी नाम के एक साइंटिस्ट थे, जैक किल्बी, जिन्होंने ये इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम का कॉन्सेप्ट लॉन्च करा। क्या है ये आईसी? देखिए कभी भी आजकल आपने देखा होगा, हमारा कभी लैपटॉप खराब हो जाए हम हार्डवेयर वाले के पास जाते हैं, हमारा मोबाइल खराब हो जाए तो हम उसको रिपेयर कराने के लिए किसी हार्डवेयर वाले के पास जाते हैं। तो यूजुअली आपने सुना होगा, कभी ध्यान दिया हो तो वो लोग कहते हैं कि आपके इस मोबाइल की आईसी खराब हो गई है, आपके इस लैपटॉप की आईसी खराब हो गई है। वो आईसी यही है गाइस, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? जहां पे बहुत सारी चीजें आपस में कलेक्टिवली जुड़ी हुई हो, कलेक्टिवली बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हो। तो भाई इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा करना, बहुत सारे सर्किट्स का कलेक्शन।
इन लोगों ने एक चिप बनाई और उस चिप पर ये लीजिए चिप इंट्रोड्यूस हुई। आईसी बेसिकली है एक छोटी सी चिप ही। ये जो चिप है इस पर बहुत सारे सर्किट्स, बहुत सारे हजारों की संख्या में सर्किट्स बना डाले और इकट्ठा कर दिए, आपस में वो एक दूसरे से इंटीग्रेट कर दिए, जोड़ दिए, चिप बन गई। ये चिप्स आ गई छोटी छोटी और इन चिप्स पे बहुत सारे सर्किट, हजारों की संख्या में सर्किट्स बना दिए गए और वो सारे सर्किट्स आपस में जोड़ दिए और इन चिप का इस्तेमाल होने लगा मेमोरी में और सीपीयू के इंटरनल सर्किट्स बनाने के लिए। राइट तो अगर हम फिर बात करें तो अब और इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी, ये लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। ये देखिए ये पॉइंट्स तो आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं जनरेशन वाइज। देन जनरेशन 2, सेकेंड जनरेशन से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, ये लेस हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेस हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं देन सेकेंड जनरेशन। राइट साइज में, क्योंकि अब चिप आ गई यार, चिप तो छोटी है, अब अगर अंदर लगने वाली चीजें ही छोटी होंगी तो साइज भी तो ओवरऑल कंप्यूटर का छोटा होगा। तो भाई यहां पर इनका साइज जो है वो स्मॉलर था देन सेकेंड जनरेशन। स्पीड में ये सेकेंड जनरेशन से फास्टर थे, फास्टर स्पीड देन सेकेंड जनरेशन। लीजिए अब इनपुट डिवाइसेस के तौर पर क्या आया, इनपुट डिवाइसेस के तौर पर तो गाइस यहां पर इनपुट डिवाइसेस के तौर पर वो चीज लॉन्च हुई जिसका आज तक हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इनपुट देने के लिए, जिसे कहा जाता है कीबोर्ड। यहां कीबोर्ड लॉन्च हुए थर्ड जनरेशन में और इनका इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स को इनपुट दिया जाने लगा। इनपुट देना बहुत आसान हो गया क्योंकि हम सब आज भी कीबोर्ड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं कंप्यूटर्स को इनपुट देने का। लीजिए इनपुट डिवाइसेस के तौर पर कीबोर्ड आ गए और आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस में भी भारी बदलाव आया। तो अगर आप देख रहे हैं तो थर्ड जनरेशन में बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आए। चिप आ जाने से साइज बहुत छोटा हो गया। राइट इस पे ये सर्किट्स बनते किसके थे, ये सर्किट्स वही बन रहे हैं भाई, इसमें लगे तो वही हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे वही हैं, सर्किट्स बनाने के लिए लगे वही हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, कैपेसिटर्स लगे हैं, ये सब चीजें ही लगी हुई हैं इनके अंदर। जो चिप्स बनी हैं इनके अंदर जो सर्किट्स बने लगे इनमें वही हैं, ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स। राइट अब आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर अगर हम बात करें तो यहां मॉनिटर्स आ गए। ये लीजिए कितनी बड़ी चीज इंट्रोड्यूस हुई, यहां मॉनिटर्स आ गए। मॉनिटर्स पर अब आपको बहुत क्लियरली आउटपुट दिख, हालांकि ये ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स थे, आजकल की जनरेशन की तरह नहीं, बढ़िया कलर्ड मॉनिटर्स थे। ये ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स यहां पर लॉन्च हो गए थे और साथ ही साथ यहां पर तरह तरह के प्रिंटर्स भी आ गए थे मार्केट में। पहले की जनरेशन में तो वो टाइपराइटर टाइप के, सेकंड जनरेशन में टाइपराइटर टाइप के करेक्टर या लाइन प्रिंटर्स थे जो एक एक करेक्टर छापते थे, धीरे धीरे बहुत स्लो प्रिंटिंग करते थे। राइट लेकिन यहां पर तरह तरह के प्रिंटर्स और लॉन्च हुए। तो आउटपुट डिवाइसेस राइट के तौर पर मॉनिटर्स और प्रिंटर्स लॉन्च हुए। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो जैसा कि हमने लास्ट जनरेशन में पढ़ा था कि कोबोल, फोर्ट्रान जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लॉन्च हुई थी, तो इस जनरेशन में भाई आप सभी जानते होंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी थर्ड जनरेशन में लॉन्च हुई थी। ना सिर्फ सी, एक बेसिक करके भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी थर्ड जनरेशन में लॉन्च हुई थी। राइट देन एक पास्कल करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी थर्ड जनरेशन में लॉन्च हुई थी। ये सब थर्ड जनरेशन में लॉन्च हुए थे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो गाइस यहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स लॉन्च हुए थे, जबकि लास्ट
जनरेशन में आपने बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की थी। यहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स लॉन्च हुए थे। अगर आप मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो आपका विंडोज भी कह सकते हैं एक मल्टी प्रोग्रामिंग है, लेकिन वो उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में अगर आप किसी मल्टी प्रोग्रामिंग, एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने सुना हो यूनिक्स वगैरह लॉन्च हुए थे, राइट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स लॉन्च हुए थे। जब अभी आगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे तो इन सब पर बात करेंगे कि क्या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे, क्या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे। देन अगर हम इनके कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो आईबीएम का ही 360 करके एक कंप्यूटर इस थर्ड जनरेशन में लॉन्च हुआ था, और एक PDP 8 नाम से। ये कंप्यूटर्स थर्ड जनरेशन के एग्जांपल्स हैं। तो आईसी के आ जाने से थर्ड जनरेशन को कहते हैं कि बहुत ड्रास्टिक, बहुत ज्यादा चेंजेस ला दिए इसने, क्योंकि यहां पर ये जो आईसी नाम की ये जो चिप लॉन्च हुई, जो आज तक चल रही है दुनिया भर में, ना जाने कितने डिवाइस, अगर आप गाड़ी भी खरीदते हैं उसके इंटरनल सर्किट्स में भी चिप्स लगती हैं, आपके मोबाइल में भी इंटरनली चिप्स लगती हैं, आपके मॉनिटर, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, एसी, फ्रिज, सब में ये चिप्स ही इस्तेमाल हो रही है, सब में ये आईसी हैं। इनके आ जाने से बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए। तो आइए, ये थी थर्ड जनरेशन। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।